नमस्कार, मैं मयंक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम बातचीत करेंगे एक आदिवासी कवयित्री निर्मला पुतुल की रचना जो एक कविता है और बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है पढ़ने की दृष्टि से, समझने की दृष्टि से। समाज में आदिवासी जनजीवन और आदिवासी स्त्रियों का क्या क्या भूमिका रही है, वर्तमान में क्या भूमिका बनी हुई है, किस तरह से उनका जीवन अभी भी एक कटा हुआ सा महसूस करती हैं वो अपने आप को समाज से। इसको ध्यान में रख के कविता को समझने की ज़रूरत है और कविता का जो शीर्षक है वो ये है कि अगर तुम मेरी जगह होते। कविता है कि अगर तुम मेरी जगह होते। अब हम पढ़ेंगे कविता, लेकिन उससे पहले हम कुछ जानेंगे कि इस कविता को लिखने के पीछे का कारण क्या है। तो समाज में बहुत सारे परिवर्तन हुए, बहुत सारे मानवाधिकार आए, फिर भी कहीं न कहीं बहुत सारे मायनों में स्त्रियों को एक दोयम दर्जे के पैमाने पे रखा गया और उन्हें पुरुषों से भिन्न माना गया। और ये आम स्त्रियों की, सामान्य स्त्रियों की मैं बात कर रहा हूँ और उनसे कहीं ज़्यादा भिन्न आदिवासी स्त्रियों को भी माना गया है। ये कविता मूलतः उन आदिवासी स्त्रियों की चेतना और उनकी चेतना जो संघर्ष के रास्ते से होकर गुजरती है, उस पे लिखी हुई कविता है ये, जो निर्मला पुतुल की अपने जीवन का संघर्ष है। और वो ऐसा मानती हैं कि जिस जिस तरह की संघर्ष उन्होंने झेला है, वो कहीं न कहीं आदिवासी समाज की हर एक स्त्री का संघर्ष है। अ, नरेश मेहता की एक पंक्तियाँ हैं कि पुरुष को मनुष्य बनने के पीछे ज्ञात और अज्ञात रूप से स्त्रियों का किस तरह से हाथ होता है, उसे पुरुष को बिल्कुल पता नहीं होता। इसी तरह के भाव को लेकर ये कविता निर्मला पुतुल जी लिखी हैं कि जिसमें कभी-कभी ऐसा होता है कि शासन आदिवासी स्त्रियों के या फिर स्त्रियों की बात की जाए तो उन्हें नौकरी देने के बदले, उन्हें कहीं काम देने के बदले वेश्याओं की गलियों तक भी उन्हें यात्रा करा देते हैं। यानी कि जो स्त्रियां हैं वो मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित महसूस करती हैं और इस तरह के संघर्ष को भी वो झेलती हैं। ऐसे ही संघर्ष की गाथा इस कविता में देखने को, पढ़ने को और समझने को मिलेगी। और इसी उद्देश्य के साथ, इसी मनोभाव के साथ इस कविता को समझेंगे भी कि निर्मला पुतुल जी ने आदिवासी स्त्री को केंद्र में रख के एक आदिवासी स्त्री क्या-क्या संघर्ष अपने जीवन में झेलती है, उसको वो शासन और उस स्त्री के बीच में एक संवाद के ज़रिए प्रस्तुत करती हैं। और वो लिखती हैं कि ज़रा सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी, तो कैसा लगता तुम्हें। वो शासन से कह रही हैं कि ज़रा ये सोचो कि तुम मेरी जगह होते और मैं तुम्हारी जगह होता तो किस तरह से हम दोनों का क्या रोल होता। जो संघर्ष आज मैं उठा रही हूँ, वो तुम जो आज मुझे जिस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, दोनों को अगर उलट दिया जाए तो कैसा लगेगा तुम्हें। आगे वो कहती हैं कि कैसा लगता अगर उस सुदूर पहाड़ की तलहटी में होता तुम्हारा गांव और रह रहे होते तुम घास फूस की झोपड़ियों में गाय बैल बकरियों और मुर्गियों के साथ, और बुझने को आतुर डिहरी के रोशनी में देखना पड़ता भूख से बिलबिलाते बच्चों का चेहरा, तो कैसा लगता तुम्हें। वो प्रशासन से प्रश्न करती हैं कि तुम्हें कैसा लगता कि अगर तुम दूर कहीं पहाड़ी के तलहटी में, पहाड़ी के उस उपत्यका में तुम्हारी वो गांव होता, तुम पहाड़ी के नीचे होते और फिर उसके बाद उस पहाड़ी को लांघ के या फिर उस पहाड़ी के आसपास तुम्हारे जो घर होते वो घास फूस की झोपड़ियों से बने होते, उसमें तुम्हारे साथ गाय भी रहती, बैल रहता, बकरियां रहती, मुर्गियां रहती और एक डिबरी की रोशनी होती, वो भी डिबरी किस तरह से जो बुझने को आतुर होती। एक डिबरी की रोशनी जो बुझने को आतुर, यानी कि
बुझ बुझ के भी जल रही है, बुझ बुझ के भी चल रही है, कब बुझ जाएगी ये बिल्कुल पता नहीं है। और देखना पड़ता भूख से बिलबिलाते बच्चों का चेहरा, और वो आदिवासी समाज के जो भूख से बिल्कुल तड़फड़ा रहे नन्हे नन्हे बच्चों के चेहरे को तुम देखते तो तुम्हें कैसा लगता? ये प्रश्न है प्रशासन से निर्मला पुतुल जी का। आगे कह रही हैं कि कैसा लगता अगर तुम्हारी बेटियों को लाना पड़ता कोस भर दूर से ढोकर झरनों से पानी, और घर का चूल्हा जलाने के लिए तोड़ रहे होते पत्थर, या बिछा रहे होते सड़क पर कोलतार, या फिर अपनी खटारा साइकिल पर लकड़ियों का गट्ठर लाते भाग रहे होते बाजार की ओर सुबह सुबह नून तेल के जुगाड़ में। इतनी सुंदर कविता है, अगर इसको आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी बार आपको एक नए तरीके से समझने की, एक नए तरीके का चेतना जागृत होगा। कह रहे हैं कि कैसा लगता अगर तुम्हारी बेटियों को लाना पड़ता कोस भर दूर से ढोकर झरनों में पानी। इससे पहले वो कहें कि पहाड़ की तलहटी में अगर तुम्हारा गांव होता और कहीं पहाड़ी के उस पार जाके पानी ढो के लाना पड़ता, और वो जो प्रशासन पे बैठे हुए जो नेता हैं, जो शासन के नुमाइंदा पेश करने वाले आदमी हैं, जो शासन को सत्ता को अपनी छड़ी से चलाने वाले लोग हैं, अगर उनकी बेटियां उस कोस भर दूर जाके झरनों से पानी ढो कर ले आती और घर का चूल्हा यानी कि घर की जीविका चलाने के लिए मजदूरी के तौर पर पत्थर तोड़ती, या सड़कों पे कोलतार यानी कि सड़क बनाने में कोलतार बिछाती, या उनके पास जो महंगी महंगी कारों में घूमते हैं तुम्हारे बच्चे, अगर वो अपनी खटारा साइकिल पर लकड़ियों के गट्ठर लाते भाग रहे होते बाजार की ओर सुबह सुबह नून तेल की जुगाड़ में। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोग, एक तो हमारा घर जो पहाड़ी की तलहटी में है और एक ही घर में आदमी भी रहता है, पशु भी रहता है, और वो भूख से बिलबिलाते बच्चे भी रहते हैं, जिनके भोजन के लिए पत्थर तोड़ने पड़ते हैं, जिनके प्यास मिटाने के लिए कोस भर दूर जाके पानी लाना पड़ता है, और उस भोजन के लिए नून तेल के जुगाड़ में लकड़ियों को अपने साइकिल पे लादे बाजार की ओर सुबह बेचने को जाना होता है। अगर ये सारे काम उस शासन में बैठे हुए आदमी की बेटी अगर करती और मैं वहां बैठी रहती तो तुम्हें कैसा लगता? ये स्थिति को पलटने की बात कर रही हैं। कह रही हैं कि आप जो एसी कमरे में बैठे हैं और हम तपती धूप में पत्थर तोड़ रहे हैं, हमारी जगह आप पत्थर तोड़ते, आपकी बेटी पत्थर तोड़ती, और मैं अगर एसी कमरे में बैठी होती तो आपको कैसा लगता? ये प्रश्न है इनका। स्थितियों को सीधे सीधे एक दूसरे से प्रत्यारोपण की बात कर रही हैं निर्मला पुतुल जी। आगे कह रही हैं कि कैसा लगता अगर तुम्हारे बच्चे गाय बैल बकरियों के पीछे भागते बगाली कर रहे होते और तुम देखते कंधे पर बैग लटकाए किसी स्कूल जाते बच्चे को। पंक्तियां बहुत सिंपल हैं, भले ही बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हुई गुजर रही हैं इस कविता की पंक्तियां। वो कह रही है कि कैसा लगता अगर तुम्हारे बच्चे गाय बैल बकरियों के पीछे भागते बगाली कर रहे होते, यानी कि उनको चराते, दिन भर इधर से उधर घूमते, और तुम देखते कंधे पर बैग लटकाए किसी को स्कूल जाते बच्चे को। यानी कि जो मैं कर रही हूँ, यानी कि जो आदिवासियों के बच्चे कर रहे हैं, गाय बैल बकरियों के पीछे भाग रहे हैं, और तुम्हारे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, कहीं तुम हम लोगों की जगह होते और तुम स्कूल जाते हुए बच्चों को देखते हो, तुम्हें किस तरह से, तुम्हारे मन में क्या भाव उठता? तुम्हें कैसा लगता? ये शासन और प्रशासन और उस समाज के लोगों से बात कर रही हैं जो हमेशा से आदिवासी समाज को, आदिवासी स्त्रियों को एक हाशिए पे ला के छोड़ दिया है, और उसके बाद से उधर नजरें फेरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आगे कह रही हैं कि जरा सोचो ना, कैसा लगता अगर तुम्हारी जगह मैं कुर्सी पर डट कर बैठती। वही बात मैं कर रहा हूँ कि स्थितियों को परिवर्तित करने की, या तो एक दूसरे से बदलने की बात कर रही हैं। एक फिल्म है नायक, जो अनिल कपूर की फिल्म है,
उसमें आप देखते होंगे कि वो विलेन से एक दिन के लिए सीएम बनने की बात करता है। कुछ इसी तरह की स्थिति ये यहाँ पे उत्पन्न हुई है कि वो शासन को अपनी जगह और अपने को शासन की कुर्सी पे बैठने की, यानी कि दोनों की स्थितियों को फेरबदल करने की बात कर रही हैं निर्मला पुतुल जी। और उस फेरबदल के दौरान अपने आदिवासी जीवन, यानी कि आदिवासी स्त्रियों के जीवन में आए हुए संघर्ष को बारीकियों से गिनाए हुए हैं। जहाँ लोगों के बेरोजगार होने का दम वो समस्या, स्त्रियों को पानी ढो के आना, यानी कि ज़मीन नहीं है उनके पास, जल नहीं है और रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है। क्योंकि जब जल जंगल कह रहा है, जल नहीं है, ज़मीन नहीं है, यानी कि जो बेसिक नीड नहीं पूरी हो रही है, तो शिक्षा तो बहुत दूर की बात है। फिर आगे कह रहे हैं कि जरा सोचो ना कैसा लगता अगर तुम्हारी जगह मैं कुर्सी पर डटकर बैठी, चाय सुड़क रही होती चार लोगों के बीच, और तुम सामने हाथ बांधे खड़े अपनी बीमार भाषा में रिया रहे होते किसी काम के लिए। जिस तरह से एक आम जनमानस किसी नेता के पास जाता है और वो नेता चार लोगों से गप लड़ाते हुए हंसता है, अपना हंसी ठिठोली कर रहा होता है, और वो आदमी जिसको मदद लेनी है वो चुपचाप खड़े हुए हैं। उस स्थिति का वर्णन निर्मला पुतुल जी इन पंक्तियों में कह रही हैं कि जरा सोचो कि अगर तुम्हारी जगह मैं उस कुर्सी पे बैठी होती, हे शासन, हे प्रशासन, और मैं भी चाय सुड़क रही होती चार लोगों से बतियाते हुए, तुम सामने हाथ बांधे खड़े चुपचाप अपनी भाषा में, यानी कि अपनी मन में बुड़बुड़ा रहे हो, रिरिया रहे हो काम के लिए, और मैं ध्यान नहीं देती, तो कैसा लगता तुम्हें? जैसा जिस तरह का बर्ताव तुम लोग हमारे साथ करते हो, हमारे समाज के साथ करते हो, और उसी तरह का बर्ताव अगर हम तुम्हारे साथ करें उल्टा स्थिति लाके, तो कैसा लगता तुम्हें? फिर कह रही है, बताओ ना कैसा लगता जब पीठ थपथपाते हाथ अचानक मापने लगते मांसलता की मात्रा, फोटो खींचते कैमरों के फोकस होठों की पपड़ियों से बेखबर केंद्रित होते छाती के उभारों पर। अब वो एक नेता और स्त्रियों के, यानी कि किसी भी स्त्री को दोयम दर्जे के मापने की स्थिति को प्रकट कर रही हैं कि जब कोई स्त्री जाती है, खासकर आदिवासी स्त्री को केंद्र में रख के अगर हम समझें कि किसी भी मदद के लिए अगर स्त्री जाती है, तो वो नेता उसकी पीठ पे हाथ रख के थपथपाता है, आश्वासन देता है, और उस आश्वासन के दौरान ही उसकी मांसलता की मात्रा, यानी कि उसके शरीर पे हाथ फेरने लगता है। फोटो खिंचाते हुए कैमरों के फोकस के दौरान होठों की पपड़ियों से बेखबर, यानी कि वो जो महिला के होठ पे जो उसकी बर्बर जीवन, यानी बर्बर जो उसकी दिनचर्या है, उसकी पपड़ियाँ जमी है, उससे बिल्कुल बेखबर हो कि वो नेता उसकी नेता के आँखों की जो कोण है उस स्त्री के स्तनों के उभारों पे बना, यानी कि यहाँ पे वही बात हो गई कि नेता लोग कभी-कभी ऐसा होता है कि महिलाओं से नौकरी के वादों के दौरान उन्हें वेश्या की गलियों की भी यात्रा करा देते हैं। यानी कि जो शारीरिक प्रताड़ना है उसकी बात ये कह रही हैं कि मानसिक के साथ-साथ शारीरिक क्षति भी तुम लोग जो पहुँचा रहे हो, अगर उस तरह का मानसिक प्रताड़ना और शारीरिक प्रताड़ना अगर मैं तुम्हारे घर के बेटी और तुम्हारे घर की स्त्रियों के साथ करती, तुम्हारे साथ करती, तो कैसा लगता तुम्हें? और ये स्थिति के फेरबदल के दौरान वो अपनी समस्याओं को गिना रही हैं, जिस तरह की समस्या निर्मला पुतुल जी ने अपने जीवन में झेला है, और उसी समस्याओं को वो क्रमबद्ध तरीके से इस कविता में गिनाई हैं। आगे कह रही हैं कि सोचो कुछ देर के लिए ही सोचो जरा, पर सोचो कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगे, और तो और कैसा लगता अगर तुम मेरी जगह काले होते और चिपटी होती तुम्हारी नाक, पाँव में बिवाई होती, और इन सब के लिए कोई फबती कस लगाता जोरदार ठहाका, बताओ ना कैसा लगता तुम्हें, कैसा लगता तुम्हें। पंक्तियाँ बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई हैं और सरलता के साथ साथ बहुत ही गहरे अर्थ को छोड़ते हुए जा रही हैं। अंतिम ये स्टैंजा है और इसमें वो कह रही हैं कि सोचो
कुछ ही देर के लिए सोचो, पर सोचो ज़रूर कि अगर किसी पंक्ति में तुम सबसे पीछे होते और मैं सबसे आगे होती। वो प्रशासन में बैठे उस व्यक्ति से सवाल कर रही हैं कि अगर हमारी स्थितियों का फेरबदल हो जाता और कोई पंक्ति है और उसमें सबसे पीछे तुम खड़े होते और सबसे आगे मैं खड़ी होती, और उसमें भी अगर तुम मेरी जगह तुम्हारा जो रंग है सारी शरीर का वो काला होता, तुम्हारी भी नाक चिपटी होती, तुम्हारे भी पाँव में अगर बिवाई होती। कहने का मतलब ये है कि जो आदिवासी लोगों के शारीरिक बनावट का जो मजाक बनाया गया है, उनके भद्देपन का वो एक जो बॉडी शेमिंग की बात होती है हमेशा, कि लोग भाप जाते हैं शरीर के रंग से, नाक के चिपटे होने से, और उनके मतलब इस तरह की जब दिनचर्या होती है तो उनके पाँव में बिवाई फटी होती है। तो इन सब चीज़ों को बात कर रही हैं कि कहीं न कहीं मानसिक के साथ-साथ शारीरिक जो उनका मज़ाक बनाया जाता है, ये सब भी अगर तुम झेलते, इन सब के लिए कोई फफ्तीकस ठहाका लगाता, यानी कि तुम्हारी चिपटी हुई नाक को, तुम्हारे रंग को मज़ाक के तौर पे बना के तुम्हारी खिल्ली अगर उड़ाई जाती, और तुम्हारी खिल्ली अगर उड़ाई जाती, तो बताओ ना कैसा लगता तुम्हें? कैसा लगता तुम्हें? यानी कि वो शासन प्रशासन से सवाल के दौरान अपनी ज़िंदगी में आए हुए सारे संघर्षों को गिना देती हैं कि अगर मैं सत्ता पे बैठी होती और तुम्हारा घर किसी पहाड़ के तलहटी के नीचे होता, उस पहाड़ को लांघ के तुम्हें कोसों भर जाके तुम्हारी बेटी को पानी भर के लाना होता, और उसके बाद अगर घर के जीविका को चलाने के लिए, भोजन पकाने के लिए दिन भर पत्थर तोड़ने होते, और अगर एक लंबी लाइन लगी होती है, उस लाइन में सबसे पीछे तुम होते, सबसे आगे मैं होती, और उसमें भी तुम्हारा जो शरीर है वो काला होता, तुम्हारी नाक चिपटी होती, और लोग तुम्हारे नाक चिपटी और काले रंग को लेके अगर मजाक उड़ाते, खिल्ली उड़ाते, तो बताओ ना कैसा लगता तुम्हें? और अगर ये सोच लेते हो कि तुम्हें बुरा लगता, तो वो आदिवासी समाज की उन स्त्रियों को भी बुरा लगता है, जिन स्त्रियों के साथ शासन और समाज इस तरह की हरकत किए जा रहा है। यही इस कविता का मेन अर्थ है, मुख्य उद्देश्य है, कि जो स्त्री आदिवासी स्त्री को केंद्र में रख के लिखी गई है, और एक आदिवासी स्त्री के जीवन में किस तरह से क्या-क्या संघर्ष भरा एक पूरा यात्रा होता है, जो कि पूरी यात्रा को ये अपने जीवन के अनुभव को ही साझा की हुई हैं निर्मला पुतल जी, क्योंकि इन्होंने खुद से ये सारे संघर्ष झेले हैं। ये भी एक आदिवासी समाज की महिला हैं, जो लिखने पढ़ने में आजकल बहुत ही अग्रणी नाम है इनका। हर जगह पहले ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन साहित्य में अब बहुत दिनों से साहित्य आदिवासी विमर्श की भी चर्चा आई है। बहुत सारे आदिवासी लोग भी अब लिखने पढ़ने की बात की हैं। पहले भी हमने रामदयाल मुंडा की एक बहुत अच्छी कविता कथन सालवन के अंतिम साल की कथा मैंने पढ़ाई, आप सर्च करके प्लेलिस्ट में पढ़िएगा। और निर्मला पुतुल जी हैं, अनुज लुगुन जी हैं, जो कि मेरे सीनियर भी रहे हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। और ऐसे-ऐसे लोग हैं जो आदिवासी चेतना को लेके, आदिवासी समाज के संघर्ष को लेके लिखते बढ़ते हैं। तो इसी तरह की ये कविता, जो अगर तुम मेरी जगह होते, जिसमें शासन को आदिवासी स्त्री के जीवन में आए हुए संघर्षों को आधार बना के उन स्थितियों को फेरबदल करते हुए निर्मला पुतुल जी ने इस कविता को रचा है, जिसमें वो बहुत सारी चीज़ों को, अपने जीवन में आए हुए संघर्षों को, आदिवासी स्त्री के जीवन में आए हुए आते आने वाले संघर्ष के प्रतिनिधित्व के तौर पे इसमें रखती हैं और इस कविता को रचती हैं। और इससे पता चलता है कि जो आदिवासी स्त्री के जीवन में जो संघर्ष है, वो समाज में जो इस तरह से उनको हमेशा हाशिए पे रख के एक दोयम दर्जे के रूप में देखा गया है, उससे अब निकलना होगा और सबको एक समान मानना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कविता जब समझ में आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी, कविता समझ में आई तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नए कविता के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बने रहिए हिंदी वात्सल्य के साथ।